छात्राओं, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का बीएससी परिवार में फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आगामी बोर्ड एग्जाम 2024 आप सभी के समकक्ष है और इस समय में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप सभी के लिए डिफिकल्ट लग रहा है, इसी के ऊपर मैंने बहुत सारा डेडिकेशन करने के बाद, बहुत सारा अपना एफर्ट डालने के बाद कुछ आपके लिए तैयार किया हूं जो आप सभी के समकक्ष में देने वाला हूं। आगामी बोर्ड एग्जाम जब तक कि साइंस का पेपर नहीं हो जाएगा, बीएससी परिवार आप सभी का स्वागत करता है और आप सभी के संग है। आज हम साइंस को शुरू से सीखेंगे। साइंस को जो आपके सिलेबस में है, साइंस को हम शुरुआत से सीखेंगे। केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, सभी को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन हमारा जो चलेगा, सीरीज का नाम है FTR, फास्ट ट्रैक रिवीजन। तेजी से हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो कितनी लंबी हो सकती है मैंने भी नहीं सोचा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस पार्ट को लेकर, जिस पार्ट का नाम है रसायन विज्ञान का पहला पार्ट आपके लिए है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, लेकिन मैंने इसे पलट कर लिखा है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, अगर आप सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो चीज आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट। मैं लिखवाऊंगा नहीं सकते, मैं थ्योरी को समझाऊंगा। आपने लिख भी लिया है, बुक्स भी आपके पास है, बुक्स को ओपन कीजिए और टॉपिक को ओपन कीजिएगा। भौतिक परिवर्तन पहला टॉपिक हेडिंग लगाइएगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। देखिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के बाद उसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। लाइक किसी लोहे के टुकड़े से आप चम्मच बना सकते हैं, किसी लोहे के टुकड़े से आप खुरपा बना सकते हैं। ये सब क्या भौतिक परिवर्तन है साथियों। अपना गुण नहीं चेंज कर रहा है। पहला जो लोहा उसमें चुंबक चिपक जाएगा, खुरपा जो बना हुआ है उसमें भी चुंबक चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया होने के बाद उस उत्पाद में कोई उसके गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं साथियों। दूसरा आपके लिए क्या? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जब इन चीजों को आप समझ जाएंगे ना, तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मतलब अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद में और अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ के अगर गुणों में अंतर पाया जाता है, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं साथियों। जैसे कि दूध से दही बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है साथियों। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता होगा कि पहले कुछ दूसरा था और बन के जो निकला वो कुछ दूसरा था। तो जब गुणों में, जब उनके क्वालिटी में कुछ अंतर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। आई होप आप लोगों को ये दो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे हम बात करते हैं समीकरण को लेकर साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में समझ छपा हुआ रखा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप अपनी बुक को खोल लीजिए, कॉपी लिख लीजिए। बहुत लिखा अभिकारक तथा उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं? एक आपको थ्योरी समझाता हूँ। मान लीजिए हमने क्या बनाया, हमने चीनी ले लिया प्लस पानी ले लिया, और ये तो बहुत कुछ लेने को, लेकिन अभी दो चीज लेते हैं, और इससे हमारा बना क्या? शरबत बना। क्या बना? शरबत। तो ये आपका अभिकारक हो गए, ये आपका उत्पाद हो गया। समझ में आ रहा कुछ? मतलब अभिकारक क्या है? जो बनने से पहले। उत्पाद क्या है? जो बाद में बन गया। प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। फिर से समझिएगा,
अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास होता है वो अभिकारक कहलाता है, और अभिक्रिया के बाद जो होता है वो आपका कहलाता है उत्पाद कहलाता है। आई होप इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अगला जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम साथियों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पाद किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लिखने के लिए आएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न उत्पाद किया जा सकता है, मतलब उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और न ही विनाश किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। आई होप अभी तक आप लोगों ने जो सीखा बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। आगे मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जो कि अक्सर सवालों से पूछता रहता है। सवाल रहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि संतुलित समीकरण कहते किसे हैं। सवाल अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ तथा उत्पाद पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, और इसको समझने के बाद आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे साथियों। हमने ले लिया Zn प्लस H2SO4, और इससे बनता है साथियों ZnSO4 प्लस H2। आप ध्यान से देखिएगा साथियों, ZnSO4 का नाम है जिंक सल्फेट, और H2 एक गैस है जो कि मुक्त हो जाती है साथियों। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास Z पहले कितना था, 1 था। यहाँ पर Z 1 है, मतलब ये बराबर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। H2 था, यहाँ H2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। S1 था, S1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। O4 था, O4 है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा समीकरण या ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ उत्पाद पदार्थ की मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक एक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग जरूर रफ कॉपी के साथ जरूर बैठिए। आपके पास जो भी बुक्स है उसे ओपन कीजिए और इन टॉपिक्स को एक बार जरूर पढ़िएगा। आइए हम लोग सीखते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इन 4 रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित करके देखते हैं, और देखते हैं कैसे इसको संतुलित किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आपको संतुलित करना मैं सिखाऊंगा। NaOH प्लस H2SO4 बनेगा क्या, बनेगा Na2SO4 प्लस H2। अब इसको संतुलित करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पर Na 1 बार है साथियों, यहां पर हम लिख लेंगे Na 1 बार, यहाँ Na 2 बार साथियों। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 1 3 बार है, कितना, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पर। SO4 एक पूरा सा ग्रुप है, SO4 एक पूरा सा ग्रुप है, मतलब इससे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर O कितने बार है, तो O यहाँ पर संतुलित है। ओके साथियों, अब ध्यान से समझने वाली बात है, NO2 है, Na2 है, तो अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 इसको लिखेंगे, 2 Na, तो यहाँ 2 Na2 सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 ले लिया O, तो 2 H भी हो जाएगा, यहाँ का 2 H, तो 2 4 H हो जाएगा, और 2 O, तो 2H2O बन जाएगा। ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया,
यहाँ पे ट्रिक मैं आपको बता दूं, जब भी Na से NO2 बनेगा, सॉरी, जब भी Na से अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखे Na2 बनेगा, समझ है, जहाँ पे Na आपका जुड़ा है वहां पे 2 लिख दिए, आपका सवाल हल ही हो जाएगा। तो कैसे, तो लिखेंगे, संतुलित करेंगे 2NaOH प्लस H2SO4। अब क्रिया करता है तो ये बन जाता है Na2SO4 प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा, 2H बचा, 2H हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 2H 2, 2 दूनी 4, 4H हो गया, 2 ऑक्सीजन 2H2, ये आपका जल बन गया। पहले की था सिंगल था, अब आपका एकदम सही हो गया है साथियों, इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, लिखा है BaCl2, क्या, BaCl2 प्लस H2SO4 से बना क्या है, बना है आपका BaSO4 प्लस HCl। आइए संतुलित समीकरण को हम देखते हैं क्या होगा, संतुलित वाला देखेंगे क्या होगा। तो Ba से बना BaSO4, मतलब कि यहाँ देखिएगा, यहाँ एक Ba था, यहाँ भी एक Ba संतुलित है, SO4 यहाँ पर था, यहाँ पर भी SO4 संतुलित है। सवाल उठता कि यहाँ पे Cl2 था या H2 था, लेकिन बन गए HCl। देखिए 2Cl क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पे 2HCl होना चाहिए, मतलब कि ये बनेगा BaCl2 प्लस H2SO4 से बन जाएगा BaSO4 बेरिलियम सल्फेट प्लस 2HCl। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ 2H और 2Cl बच गए, Cl2, तो 2Cl सॉरी Cl2 प्लस H2 मिलकर बनाएगा 2HCl। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए आज के सेशन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अभी तक हमने 2 को संतुलित कर लिया, आइए इधर हम 3 को भी कर लेते हैं साथियों। 3 नंबर देखिएगा, लिखा है MnO2 से, क्या, सॉरी कैपिटल M रखिएगा, MnO2 प्लस HCl से बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ध्यान दीजिएगा साथियों, कहां पे हम लोग अच्छे से अपने आप को बचा पाएंगे, वही काम होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, तभी आप कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे O2 था, लेकिन यहाँ पे एक O है, मतलब यहाँ पे 2H2O बनेगा, कंफर्म हो गया 2H2O बनेगा। 2H2O बनेगा तो मतलब चाहिए कितना, आप समझिएगा, Cl2 कितना है, इधर 2 Cl2, इधर 2 Cl2, लेकिन इधर Cl तो एक ही है, मतलब 2 Cl 4 Cl, इधर हमको चाहिए 4 Cl, और यहाँ पे 2H2 बन रहा है OO2, तो 2H2O बन रहा है, मतलब कि साथियों हमको यहाँ पर चाहिए 4HCl। देखिएगा, इसको अगर लिखना है तो MnO2 करिए प्लस 4HCl कर लीजिए। क्यों, यहाँ पर देखिएगा साथियों HCl सेवल हमारे पास एक था, लेकिन Cl तो एक था हमारे पास। यहाँ Cl2 कितनी बार जुटा है, एक बार Cl2 एक बार Cl2, तो 2 Cl2 मतलब सॉरी 2 Cl2 मतलब हो गया साथियों 4 Cl, और 2 Cl2 4 Cl मतलब हमको चाहिए 4 HCl, तो ये अपना बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले तो अपना MnCl2 बना लीजिए, यहाँ से यहाँ से हमने Cl 2 बार ले लिया, MnCl2 बन गया, प्लस यहाँ पर देखिए 4H है, 4H है तो 4H को हम लिख सकते हैं 2H2, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, 4H को आप लिख सकते हैं 2H2। अब देखिए यहाँ पर O कितनी बार है, O 2 बार है, तो 2 तो पहले लिखा है, खाली O लिख दो, 2H2O बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमने केवल Cl2 लिया है, यहाँ पे Cl अपने पास 4 है तो इसको Cl2 लिख दीजिए, ये आपका बैलेंस हो जाएगा साथियों। पहले क्या था अब क्या था, आपको कुछ अंतर जरूर लग रहा होगा, आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। प्रैक्टिस करेंगे, मेरी वीडियोज को देखने के बाद आपके पास उसे प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आपको समझ में आएगा साथियों। कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान है, बस बशर्ते आपको लगातार मेहनत करना है। मेरे साथ जुड़े रहिए, बोर्ड एग्जाम को बेहतर करने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस लगातार जरूर देखिए। आइए इसके 4 नंबर को देखते हैं साथियों। 4 नंबर देखिए, जब E
प्लस H2O, Fe प्लस H2O से बनेगा Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 बना। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ समझ में आ रहा? अगर यहाँ F3 लग गया, क्या लग गया? F3 लग गया, इसका मतलब क्या? हमको 3F चाहिए। चलो ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ 4O है, हमको O कितनी बार चाहिए? 4 चाहिए, कंफर्म हो जाएगा। अगर 4O है तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर 3 यहाँ लगा, 3 यहाँ लिख दिए, 3F हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितनी बार चाहिए? 4, तो यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन है। अब एक को 4 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 4 से, तो 4 एकम 4 H2O ले लो। क्या बनेगा साथियों? बनेगा Fe3O4 प्लस। अब देखिएगा ऑक्सीजन 4 निकल चुका है, Fe3 निकल चुका है, हमारे पास क्या बचा? 4H2 बचा है। क्या बचा साथियों? 4H2 को यहाँ चिपका दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप लोग रिवीजन करेंगे, अपनी बुक्स से जो भी क्वेश्चंस का रिकॉल करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बेहतर जरूर कर पाएंगे। अभी तक की वीडियोस को जितना आप लोगों ने वॉच किया है, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। 2 टॉपिक्स पे मुझे और चर्चा करना है, आइए इसके बारे में भी हम लोग आपसे बात कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आगे 2-3 टॉपिक्स पे हम लोग और चर्चा करेंगे। पहला उपचयन, अपचयन और संक्षारण। इन्हीं टॉपिक्स को आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। आइए मैं आपको टेक्स्ट के द्वारा समझाता हूँ। उपचयन, तो जहां पर उपचयन होता है वहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है। याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं, या वहां पर उपचयन होता है। आपसे पूछा जाएगा उपचयन को परिभाषित कीजिए, उपचयन क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। आइए अपचयन की बात करते हैं, तो इसी का उल्टा होता है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है उस अभिक्रिया को अपचयन कहा जाता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ साथियों, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उस अभिक्रिया को उपचयन कहा जाता है। अपचयन वह अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, उस अभिक्रिया को अपचयन कहा जाता है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए अगला टॉपिक से आपके लिए संक्षारण के कारण ही साथियों लोहे पे मूर्छा लगता है। आपके अगर बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि लोहे पे या आयरन पर जंग क्यों लग जाता है, तो आयरन पर जंग संक्षारण के कारण लग जाता है। साथियों ये संक्षारण है क्या, और संक्षारण को अगर आपसे पूछा जाए रोका कैसे जाता है, तो इसके बारे में भी आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। आइए बात करता हूँ। देखिए संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता या नमी को आकर्षित कर लेती है या उसे प्रभावित हो जाती है। फिर से सुनिएगा, यदि कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता मतलब नमी को सोख लेती है या उससे प्रभावित हो जाती है, तो इससे जिसके कारण वो संक्षारित हो जाती है, मतलब उसमें कमी होने लगता है, वो कमजोर हो जाता है, और इसी को संक्षारण कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, यदि कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता तथा नमी आदि से प्रभावित हो जाती है जिसके कारण वह संक्षारित होने लगती है, इसी को संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि आयरन पर जिंक लगना, साथियों, अपने आसपास की आर्द्रता से जब लोहा नमी पा जाता है तो वो क्या होता है? जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, और धीरे धीरे वो लोहा कमजोर होने लगता है। साथियों अब संक्षारण को रोकने की प्रक्रिया क्या होती है? तो संक्षारण को रोकने के लिए उन धातुओं पे पेंटिंग की जाती है। जैसे कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए क्या किया जाता है साथियों? अनेक प्रकार के पेंट्स आते हैं, अनेक प्रकार की चीजों को लगाया जाता है, लेपन किया जाता है। तो संक्षारण को रोकने के लिए धातुओं पर पेंटिंग की जाती है। संक्षारण क्या होता है मैंने आपको बता दिया है।
उपचयन अपचयन क्या है, संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होता है, मैंने करके भी दिखाया, बताया भी। इस पाठ से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा कुछ आपके वीडियोस और या आपके एग्जाम हार्ड लियो चाहे एनुअल, उससे बाहर कहीं नहीं कुछ पूछने वाला साथियों। मेरे 90% की गारंटी इसी से पूछता है साथियों, उसके बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है साथियों। आइए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपके लेकर आऊंगा एसिड बेस एंड साल्ट को, इसके इस एक वीडियो में एक पार्ट, ये ज्यादा से एक वीडियो हाफ पार्ट को मैं कवर करूंगा। अगर छोटा पार्ट है तो एक वीडियो, बड़ा पार्ट है तो डबल वीडियो, उतने में ही चाहे जितना समय लगे मुझे इस सारे का सारा आपको रिवीजन करवाना है। तो आप लोग जिन जिन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में बताया है, आपको जो भी नोट्स है, जो भी आपके पास बुक्स है, उसका एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए। इन टॉपिक्स को देख लीजिए, आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। इस वीडियो को जरूर शेयर करना बनता है। दोस्तों को आप क्या ही दे सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में, क्या दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी मदद होगी, उनकी शिक्षा बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। आपका भरोसा, आपका प्यार, बीएससी परिवार आप सभी के साथ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य, लेखन पठन ध्यान से रखिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद साथियों।